बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। आज के अंक में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जब हम बातें करते हैं तो हम अपनी जानकारियां दोहरा रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो नई जानकारियां हासिल कर रहे होते हैं। आज मैं आपको 2 फीचर दिखाने वाली हूं ताकि आप कुछ जानकारियां हासिल कर सकें। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत कृषि समाचार से, ताकि आप कृषि जगत की ताज़ा तरीन खबरों से अवेयर हो सकें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के मछली विक्रेता ले सकते हैं 4 अनुदानित सुविधाओं का लाभ। गुमला के दुधारू पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की है योजना। चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा 372। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला के मछली विक्रेताओं को हाइजेनिक स्थिति में मछलियों की खरीद बिक्री के लिए उपकरण और परिवहन उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के तहत रामगढ़ जिला के मछली विक्रेता अनुदान पर 4 टन क्षमता वाले पिकअप वैन, 1 टन क्षमता वाले ऑटो रिक्शा, मछली परिवहन के लिए ई रिक्शा, मछली खरीद बिक्री के लिए स्टॉल या ठेला और उपकरण ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। गुमला जिला के दुधारू पशुपालकों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की योजना चलाई जा रही है। पशुपालकों को अपने दुधारू पशुओं की देखरेख के लिए जिस कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है, उसकी व्यवस्था के लिए केसीसी से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की सीमा 2 दुधारू मवेशियों के लिए 31,980 रुपए, 5 दुधारू मवेशियों के लिए 74,100 रुपए और 10 दुधारू मवेशियों के लिए 1,40,900 रुपए है। केसीसी से जुड़ने के लिए 31 दिसंबर तक जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। तसर रेशम से आमतौर पर हस्तकरघा से कपड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची ने सौर ऊर्जा चालित करघा तैयार किया है, जो सामान्य हस्तकरघा से दोगुना उत्पादन करने में सक्षम है। राज्य के तसर उद्यमी इस नई तकनीक का लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक वस्त्र बनाने की विधि है, जो बुनाई होती है, तो अब तक वो हैंडलूम पे होती थी। हैंडलूम में पिट लूम है, फ्रेम लूम है, मगर अब हम लोगों ने क्या किया कि एक अनुसंधान के ज़रिए सोलर ऑपरेटेड करघा भी बना लिया है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे गुणवत्ता के कपड़े बनते हैं और ये सोलर एनर्जी से चलता है। एक तरह का ये समझिए कि ये पावर लूम है, मगर 100% पावर लूम इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही सामान्य विधि से बनाई गई है और आसानी से चलती है, और इसमें उत्पादन भी सामान्य जो लूम होते हैं हैंडलूम उनसे डबल के करीब। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है बुनकरों को, और हमारे सभी राज्यों में ये धीरे धीरे चला जाएगा ये सोलर करघा, जिसमें कि एमएनआरई द्वारा और राज्यों के जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट हैं वो भी काफ़ी सहयोग देंगे, आर्थिक और कई तरह के स्कीम में इनको लाया जाए। रबी दलहनी फसल चना की खेती के लिए 15 नवंबर तक बुआई का काम पूरा कर ले। झारखंड में चना के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा 372, KWR 108 या KGR 49, बिरसा चंद 3 या काक 2 लगाएं। चना की बुआई में 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ। देखिए किसान भाई, ये चना लगाने की अच्छी वैरायटी प्रभेद है
जिसमें पूसा 372, KWR 108, KGR आपका 49, HK 94-134, काक 2, बिरसा चना 3। ये जो है आप चना का अच्छी किस्म है और इसका लगाने का उचित समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। पहले सिंचाई की सुविधा उतना नहीं था जितना अभी है। अभी चेक डैम बना, उससे सारा खेती मतलब जो नहीं होता था वो खेती हो रहा है। जैसे आलू हो गया, टमाटर, मटर, गोभी, भिंडी, करेली, लौकी, तरबूज का मतलब टोटल चीज़। और आने वाला दिन में एक प्रोग्राम आया है कि यहाँ पर हम ही लगाने 5 एकड़ में तरबूज की खेती करने वाले हैं इस साल, लेकिन अगले वर्ष से चालू हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज 2 फीचर हम देखने वाले हैं। पहला फीचर जिसमें हम आपको जानकारी दिला रहे हैं उन्नत सब्जी की खेती से संबंधित। अभी बहुत सारे किसान भाई बहनों ने अपने खेतों में सब्जी लगा रखी होगी या लगाने वाले होंगे, तो ऐसे में उन्नत सब्जी की खेती कैसे की जाए, बीजों का उपयोग कैसे की जाए, ये पूरी जानकारी इस फीचर में। बढ़ती जनसंख्या के साथ अनाजों की बढ़ती मांग एवं जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि तकनीकों में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इनमें मिट्टी एवं उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ उन्नत बीजों के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। समय परिवर्तन के साथ साथ, आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ, हमारी जनसंख्या भी जिस रेशियो से बढ़ रही है उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अब खेती बाड़ी उतना आसान नहीं रह गया। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, बहुत से सारे जलवायु से संबंधित आपदाएं किसान भाइयों को झेलना पड़ता है। तो निश्चित रूप से उन्नत खेती की जब हम बात करेंगे तो हमारा जो पहले जिस तरह से पारंपरिक खेती होती थी, बहुत सी सारी प्रक्रियाएं तो फिर हम पारंपरिक खेती में जो हम प्रयोग करते थे उस तरफ लौट रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिछले कई वर्षों से हम लोग भूल गए थे कि मिट्टी में जीवांश को क्या महत्ता है। तो आज जब इतना समय आज हम फिर सोच रहे हैं कि नहीं, जैविक खेती की जाए। तो जैविक खेती कैसे होगी? जब हमारी मिट्टी में जीवांश की मात्रा होगी, हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन प्रचुर मात्रा में होगा, तभी तो जैविक कृषि होगी। तो जैविक खेती, जैविक कृषि के लिए सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। आज हमारी धरती माँ बीमार पड़ चुकी है। अभी हर आदमी मृदा परीक्षण की बात करता है। तो अभी चाहे हम जैविक खेती या पारंपरिक खेती के कुछ गुणों को इस समय हमको लेना पड़ेगा, तभी हमारी खेती अच्छी, हम उन्नत खेती कर सकते हैं। उन्नत खेती के लिए मिट्टी का काफी महत्व है। जीवांश पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक होगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसके लिए खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद, केचुआ खाद अथवा हरी खाद का इस्तेमाल अवश्य करें। सबसे पहले हम मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी में किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो गोबर की सड़ी हुई खाद की हम बात करते हैं, 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की 1 साल में देना है। अभी केचुआ की खाद की बात कर रहे हैं। केचुआ की खाद भी उसी का एक उसके अगर गोबर की खाद नहीं मिल पा रहा है तो केचुआ की खाद का प्रयोग करने की बात करेंगे। हरी खाद की बात पहले होता था कि गर्मी के मौसम में सनई ढैंचा बुआई करके किसान भाई उस जब फसल घुटने के ऊंचाई तक आ जाती थी तो मिट्टी में उसको सड़ा दिया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी, तभी हम उन्नत खेती या आम पैसा देने वाले खेती की बात या सस्टेनेबल कृषि की बात तभी कर सकते हैं। तो किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो मिट्टी में विशेष ध्यान आपको देना है
गोबर की खाद, केचुआ की खाद और हरी खाद का प्रयोग निश्चित रूप से जीवांश बढ़ाने के लिए करना है, जिससे कि हम अच्छे ढंग से खेती कर सकें। अच्छे फसलोत्पादन की पहली शर्त है स्वस्थ है अच्छे किस्मों की बीजों की उपलब्धता। सोलोनेसी कुल अथवा लतेदार सब्जियों की कई प्रकार की किस्में बाजार में उपलब्ध है। जब भी बीज खरीदे किसी विश्वसनीय संस्थान से खरीदे। उन्नत बीज की हम बात इसलिए पहले करना चाहेंगे कि कोई भी खेती बाड़ी का काम होता है तो सारी मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन बीज का अकेले का आधे की हिस्सेदारी होता है, आधे का योगदान होता है। अगर किसान भाई का ज़मीन भी बहुत अच्छी है, जीवाणुयुक्त खाद भी अच्छी है, सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, सब कुछ सारी उन्नत तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, अगर बीज ही हमारा जो है अच्छी किस्म का नहीं है, अच्छे गुणवत्ता का नहीं है, तो सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा सलाह है कि जहाँ भी जाए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें। जैसे हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडो से हम सब्जी की बात करते हैं तो हम लोगों ने सब्जी फसलों की 55 किस्मों का विकास किया है। इसमें हम सोलोनेसी परिवार में टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च आता है। दलहनी सब्जियों में बात करते हैं तो मटर, सेम, बोदी, फ्रांस बीन ऐसा मुख्य रूप से आती हैं। दूसरी सब्जियों में मिर्च का भी हम लोग एक अच्छी किस्म निकाले हैं। लतर वाली, बेल वाली सब्जियों में खीरा, नेनुआ, झिंगी, करेला, लौकी, इन सब की किस्में निकली हैं। तो हमारे कहने का मतलब उन्नतशील किस्मों के बीज सरकारी संस्थाओं से हम लोग तो बीज पैदा ही कर रहे हैं, या ऐसे निजी क्षेत्र के कंपनियों के बीज जो कि झारखंड की जलवायु में जिनका परीक्षण हो चुका हो और यहाँ की जलवायु में अच्छी कर रही हैं, तो अच्छे ब्रांडेड किस्म के निजी संस्थाओं के बीज को या प्राइवेट संस्थाओं के बीज को सरकारी लेना चाहिए किसान भाइयों को। हमें और बीज लें तो पर्चा जरूर लें। आमतौर पर पारंपरिक विधि से खेती करने वाले किसान क्यारियों में बिचड़ा तैयार करते हैं, लेकिन अब बिचड़ा तैयार करने की कई आधुनिक विधियां हैं, जिसमें प्रो ट्रे में बीज उत्पादन एक लोकप्रिय और लाभकारी तरीका है। देखिए, हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में एक तो हम बीज बहुत छोटे होते हैं जिनका गाछी और बिचड़ा जिसे हम बनाते हैं, और कुछ सब्जी फसलों के बीज बड़े होते हैं, सीधे खेत में उनकी बुआई करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बीज बड़े तो होते हैं, लेकिन कई बार आगात फसल के लिए किसान भाई प्लास्टिक की थैलियों में जाड़े के मौसम में प्लास्टिक के घर में या शेड हाउस, नेट हाउस में लगाते हैं, और 1-2 महीने जब पौधा बड़ा हो जाता है तो थैली को फाड़ के निकाल के उसको जाके खेत में लगा देते हैं। अब हम बिचड़ा की बात करें तो पहले जो पारंपरिक ढंग था बिचड़ा उत्पादन का, सीधे 3 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी क्यारियों में किसान भाई 1 फीट ऊंची हुई क्यारियों में बिचड़ा हम लोग डालते थे। लेकिन जब विपरीत मौसम में असमय वर्षा का हो जाना, असमय विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप हो जाना, तो हमारा पौध बिचड़ा उत्पादन एकदम तकनीकी बदल गई है। आज के समय में ज़मीन में पौध उत्पादन का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया है। प्लास्टिक की ट्रेज आ रही हैं, प्रो ट्रे के नाम से विख्यात है, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, और कोकोपीट, स्टरलाइज कोकोपीट आ रहा है, उसको डाल के किसान भाई बिचड़ा कहीं भी उस प्लास्टिक ट्रे को ले जा सकते हैं। जाड़े का मौसम है तो शेड नेट में रख सकते हैं, धूप होने पे बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 सप्ताह में हमारा जितने भी ये छोटे बीज वाली हमारी फसलें हैं, चाहे टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाठ गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इन सब का बिचड़ा हम लोग प्रो ट्रे में ही उगाते हैं, और तब जाकर के अच्छा उत्पादन मिल पाता। बिचड़ा तैयार करने से पहले बीजों का शोधन एक अनिवार्य कृषि कार्य है। हालांकि विश्वसनीय बीज उत्पादक संस्थान बीजोपचार करके ही इन्हें बाजार में भेजते हैं। फिर भी फफूंद से होने वाले रोगों से बचाव के लिए बीजोपचार अवश्य करें। देखिए, बीज भंडारण का एक पहला नियम होता है कि ये जिम्मेदारी होती है बीज पैदा करने वाली संस्था का कि उसको सब्जी फसलों के बीज कम मात्रा में अधिक क्षेत्रफल में कवर करते हैं। इसलिए सब्जी फसलों के बीज की बात आती है तो पैकेट में पैकिंग करने से पहले, भंडारण करने से पहले बीज शोधन एक आवश्यक प्रक्रिया है, एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो निजी क्षेत्र के बीज हों चाहे सरकारी क्षेत्र के बीज हों करने की। फिर भी अगर किन्हीं कारणवश पैकेजिंग समय या भंडारण में बीज उपचार नहीं हुआ तो किसान भाइयों को
वेवेस्टिन नाम की दवा आती है, उससे बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। बीज के उपचार करने से जब हम पौधशाला में उस बीज को डालते हैं या प्रोट्रोन में बीज को डालते हैं तो बहुत सारी फफूंद जनित बीमारियां जो कि सीड के द्वारा फैलती हैं वो नहीं फैलती हैं और बिचड़ा अच्छा होता है। इसलिए बीज शोधन एक जरूर ही करके गाछी को तैयार करना चाहिए। उन्नत खेती के लिए उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ साथ उर्वरकों की संतुलित मात्रा में प्रयोग करें तथा रोग एवं कीट नियंत्रण पर ध्यान देकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन राल और गोंद का उपयोग करते रहे हैं, खासकर वो किसान जो जंगलों के नज़दीक रहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पाद है और जंगलों में बहुतायत में मिलता है। प्राकृतिक राल और गोंद का उपयोग खाद्य पदार्थों और दवाओं में इसका कितना महत्व है, ये पूरी जानकारी इस फीचर के माध्यम से। पेड़ पौधे न केवल हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि कई तरह के औषधि एवं अन्य उपयोगी तरल भी प्रदान करते हैं, जिनमें रॉल एवं गोंद शामिल है। पेड़ों के तनों अथवा बीजों से प्राप्त रॉल एवं गोंद में कई पोषक तत्वों में गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाती है। गोंद जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। जो आप देखते हैं कि हम घरेलू चीज़ों में भी ये कागज़ चिपकाने के वगैरह काम में लाते हैं, वो सब जो होता है वो गोंद कहलाते हैं। इसमें बबूल गोंद, धावड़ा गोंद, कराया गोंद आदि शामिल है और जो हम खाने में भी किचन में अपना यूज़ करते हैं। राल जो होती है, राल ये पानी में घुलती नहीं है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो धूप वगैरह हम जो पूजा सामग्री में जलाते हैं या फिर जो चीड़ पाइन का रोजिन होता है जो पॉलिश वगैरह में यूज़ होता है वो पानी में घुलता नहीं है। इन सब को जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको राल बोला जाता है। भारत की सनातनी संस्कृति में आयुर्वेद का अत्यंत महत्व रहा है। कई खाद्य पदार्थों में एवं आयुर्वेदिक दवाइयों में गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। गोंद शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि सदियों में गोंद की मिठाइयों की मांग रहती है। खाद्य पदार्थों में ये खासकर गोंद का उपयोग हमारे यहाँ प्राचीन कालों से है और ज़्यादातर गोंद जो होता है गर्मी प्रदान करने वाला होता है, गर्मी या शरीर को ऊर्जा देने वाला। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ गोंद के लड्डू, मिठाई, हलवा, पपड़ी, ये सारी चीज़ें खास करके सर्दियों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार लड्डू बना के मान लीजिए हम रख देते हैं उसको पैक डब्बे में, तो काफ़ी दिन तक आप थोड़ा थोड़ा उसको खाना प्लस औषधि दोनों के रूप में उसका सेवन कर सकते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक होता है। जैसे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर जो जिनका इम्यूनिटी कम है उनके लिए ये काफ़ी पौष्टिक और लाभदायक होते हैं। पेड़ों से प्राप्त गोंद खाने का स्वाद और गुणवत्ता को बढ़ाता है, साथ ही यह द्रवों की घुलनशीलता को स्थिर करता है। इसलिए सॉस, सूप, केक, आइसक्रीम इत्यादि में गोंद का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो गोंद होते हैं वो पानी में मिलाने के बाद पानी को गाढ़ा बना देते हैं, ये इसका गुण है। तो इस गुण का उपयोग किया जाता है। जो सॉस, सूप हम जो लेते हैं, जैसे पैक फूड में भी जितने ये मैगी वगैरह आते हैं उसमें किसी न किसी रूप में ये गोंद डाला हुआ होता है, ताकि ये सूप को गाढ़ा बनाता है और उसका खाने का भी स्वाद बढ़ाता है और उसका क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो इन प्रकार से इसका उपयोग होता है। इसके साथ में ही ये जो ये बाध्यकारी एजेंट, जैसे दो चीज़ों के बाइंड करने वाला या फिर स्टेबलाइज़र की जो जैसे जूस का लेयर है, कई बार हो जाता है सब नीचे बैठ जाता है, तो ये उसको स्टेबलाइज करता है, स्थिरता प्रदान करता है और तथा मॉइस्चर रिटेन करता है। जैसे वो नमी बरकरार रखेगा। तो इसमें जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जैसे केक हो गया, आइसक्रीम, ब्यूरेजेस, इसमें ये कुल मिला के एक काफ़ी लाभदायक प्राप्त होता है। और जो राल है, राल को जो है चॉकलेट, कैंडी और कॉन्फेक्शनरी चीज़ों में ये एक कोटिंग के लिए या फिर एक चमक प्रदान करने वाले एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। गोंद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टैनिन, पोटेशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा होने के कारण घाव भरने एवं प्रसव के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। हाँ, इनमें खाद्यों के साथ औषधि भी गुण काफ़ी मात्रा में होता है और ये अपने वेद पुराणों से
इसका जिक्र किया हुआ है। तो देखिए ज़्यादातर ये होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, गोंद या राल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और टैनिन और बाकी अन्य खनिज जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य शरीर को जो भी आवश्यक ये होते हैं खनिज, ये इनका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इसके कारण ये जिस प्रकार में भी हम सेवन करते हैं, ये हमें एक ताकत देता है, पौष्टिक होता है, लाभदायक होता है। सर्दी जुकाम सहित कई रोगों के उपचार के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। डाइटिंग करने वालों के लिए भी यह फायदेमंद है। अलग अलग राल और गोंद का सर्दी जुकाम से लेके कैंसर के बीमारी तक अलग अलग जगह पे इसका जिक्र किया गया है और इसका इस्तेमाल कैसे करें वगैरह वगैरह लिखे गए हैं। एक साथ इतने छोटे टाइम में तो ये सब का नहीं बताया जा सकता है, मगर इनमें क्या है, आजकल ये पेट साफ करने का भी एक गुण होता है। तो ये क्या होता है, पानी में डालने के बाद हम देखें कि ये फूलता है, तो वैसे हम ये सेवन करने के बाद पेट भरा होने का एहसास कराता है। तो इसके कारण ये आजकल डाइटिंग फूड में भी काफ़ी मात्रा में इसका रिकमेंडेशन डॉक्टर करते हैं। और इसी के साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी आजकल ये बहुत सारे इसके जो प्रोडक्ट है प्रचलित हुए हैं, जो कि पेट का अच्छा बैक्टीरिया को बढ़ाता है और जब पेट साफ होगा तो सारी बीमारियां ही गायब होगी। तो इसी के कारण ये एक बहुत अच्छी औषधि के रूप में पाया जाता है। और आज भी आप ग्रामीण भागों में देखेंगे तो ये छोटे छोटे राल और गोंद की छोटी छोटी पुड़ियाँ मिलती है, जो कि वो लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। झारखंड जैसे वन प्रदेश में बहुतायत में रॉल एवं गोंद की उपलब्धता न केवल आय प्रदान करने का साधन बन सकता है, बल्कि विदेशी दवाइयों के लिए किए जा रहे बड़े खर्च का विकल्प भी हो सकता है। तो किसान भाई बहनों, आप इस प्राकृतिक राल और गोंद का उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ये जानकारी आपको इस फीचर के माध्यम से मिली। कुछ बातें अगर आपके मन में है तो हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रूट, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।